हेलो फ्रेंड्स, आई एम अराफत खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 3D ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया है इसको डायग्रामेटिकली वो चीज़ को भी हम लोग एक बार समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर is a vector and is given by vector A cross vector B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta into unit vector n। ठीक है, सो क्या है ये डेफिनेशन देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जब भी आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या मिलने वाला है, आपको एक वेक्टर मिलने वाला है। इसके पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, वहां पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर नहीं मिलता था, वहां मिलता था स्केलर, मतलब वहां आंसर क्या आता था, एक नंबर। यहाँ पे जब आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे दो वेक्टर का तो आंसर एक नंबर एक स्केलर नहीं आएगा, क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लेते हो आप लोग, उसको लिखते हो क्रॉस से। रीड कैसे करते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, अब यहाँ पे रोल क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, एन क्या होता है, और ये ए क्रॉस बी कैसे आता है। देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल है, ये हमने यहाँ पे सारा थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। एन क्या है, एन है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो अब ए क्रॉस बी मिलता कैसे हमको, तो ये है एक प्लेन, फॉर एग्जाम्पल इस पे ए भी है और बी भी है, दो वेक्टर है। तो इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा हमें वो रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो यूनिट नॉर्मल होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एन कैप से। ओके, आगे क्या बोला है उसने, सच दैट ए बी एंड एन फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर मैंने ए ये लिया, ये मेरे पास बी है, तो ये जो एन रहेगा ये ए बी दोनों के प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। इसको बोला जाता है राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो थंब है ये परपेंडिकुलर है किसको, इस फिंगर को भी और ये वाले फिंगर को भी, मतलब दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर रहेगा वो रहेगा यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन पार्ट। इसके ऊपर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो चलिए प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पे 8-9 कुछ प्रॉपर्टीज है, सो वन बाय वन हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे कि प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या देखा था, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का डॉट लेते हो तो वो कम्यूटेटिव होता है, बट यहाँ पे वेक्टर के केस में कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हाँ, ये इक्वल हो सकता है बट कंडीशन क्या है कि वो नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होगा, सामने क्या लग जाएगा उसके, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ m and n be two scalars, स्केलर्स का मतलब होता है नंबर्स, a and b be two वेक्टर्स, a और b दो वेक्टर्स है, देन हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर हम a और b को क्रॉस ले रहे हैं और उनको कोई पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a को हमने किया m से मल्टीप्लाई, b को किया n से, तो वो जो नंबर है वो स्केलर है, आप उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। आप a क्रॉस b फाइंड कर लो और mn से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों का मीनिंग सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आपको वो सेम रहने वाला है। या फिर आप ऐसे करो कि m और n को इंटरचेंज कर लो, m यहाँ पे था और ये m और n की जो पोजीशन है उनको इंटरचेंज कर लो, मतलब n की प्लेस पे m ला दो और m की प्लेस पे n ला दो, तो भी कोई रिजल्टेंट वेक्टर पे इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो वैसे ही किया है उसने, m की प्लेस पे n लिखा है और n की प्लेस पे m लिखा है, क्योंकि वो नंबर्स होते हैं। आपका एक वेक्टर है, वेक्टर आ जाने के बाद आप नंबर से कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है
किसी वेक्टर का अगर आप क्रॉस ले रहे हो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, तो वो जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द एडिशन और ओवर द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही हुआ, ए जो ए था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी पे भी हुआ और ये ए सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब अगर आप क्रॉस पहले लेने की बजाय ब्रैकेट के अगर बाद में ले रहे हो तब भी सेम रूल लगेगा कि जो क्रॉस है वो ओवर द एडिशन और ओवर द सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए इसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ बोला जाएगा इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सो ये कुछ 3 प्रॉपर्टी है जिसमें फर्स्ट नॉट कम्यूटेटिव वाली है, फिर वो स्केलर्स है, देन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है हमारे पास 8-9 प्रॉपर्टीज है, हम इसको डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन और हर प्रॉपर्टी का मीनिंग हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ये जो 2 प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की, और इनका यूज मैक्सिमम टाइम हम लोग बोर्ड्स में या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें करते ही रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, मतलब जो 4th नंबर की है उसमें 2 वेक्टर दिए हमें, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और ए जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट क्या है, a1 a2 a3, और बी के कंपोनेंट है b1 b2 b3, ठीक है। तो अगर आप इसका क्रॉस फाइंड करना चाहते हो तो एक तो डेफिनेशन पढ़ा हमने इसके पहले, और प्रॉपर्टी में आप क्रॉस फाइंड करने का एक और मेथड रहता है आपके पास। आप डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में IJ लिखो, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट, ऐसे इसको डिटरमिनेंट में लिखो और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा हमें वो सेम वेक्टर डेफिनेशन से भी मिलेगा, ठीक है। तो आप या तो डिटरमिनेंट का यूज करके ए क्रॉस बी फाइंड करो या फिर डेफिनेशन का यूज करके ए क्रॉस बी फाइंड करो, आंसर जो रहेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 मेथड हो जाते हैं जिससे आप ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो। अब क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चन में हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, जैसा ए क्रॉस बी 2 वेक्टर दिए तो इससे यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, उनका एंगल दिया है, तो फिर आप डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन से ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो वहां से ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब 5th प्रॉपर्टी पे आते हैं कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो क्या क्या आप इन्फरेंस निकाल सकते हो। 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो फर्स्ट वेक्टर 0 है या फिर सेकंड वेक्टर 0 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल है। ऑब्वियसली दोनों वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा, एंगल फॉर्म नहीं होगा मतलब एंगल कितना है वहां पे 0, और डेफिनेशन में क्या होता है, साइन थीटा आता है, तो थीटा की जगह पे आप 0 जब पुट करोगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू यूनिट नॉर्मल। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, थीटा की जगह 0, क्योंकि कोई एंगल कुछ बना ही नहीं है ना। 2 वेक्टर जब पैरेलल है ऐसे तो इनके बीच में कोई एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 0 हो गया, तो साइन 0 के साथ ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया 0। तो ये होता है एक और कंसेप्ट जिससे हमें ये समझ में आता है कि अगर ए क्रॉस बी 0 है तो दोनों वेक्टर कैसे हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4th प्रॉपर्टी और 5th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो प्रॉपर्टीज है उनको कैसे हम लोग समझेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो क्या बोल रहा है, I क्रॉस I इज इक्वल टू J क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस K इज इक्वल टू क्या आता है 0, ठीक है। और 7th में क्या बोल रहा है वो, I क्रॉस J K हो जाएगा, J क्रॉस K I हो जाएगा और K क्रॉस I J हो जाएगा। और अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो इसमें क्या आते हैं, माइनस साइन आते हैं। अब ये साइन का कंसेप्ट क्या है ये बता देते हैं, ये तो क्लियर है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लियर है कि उसमें आपको क्या करना है, सीधा रूल लगा देना है, आई क्रॉस आई का इज इक्वल टू क्या आएगा वो, आई कैप का मैग्नीट्यूड अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम। तो अगर सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस ले रहे हो तो एंगल कितना बनेगा उनके बीच में 0, और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट नॉर्मल। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। आप चाहो तो जो डिटरमिनेंट वाला किया है हमने मेथड, उससे भी चेक करके देख सकते हो, सेम
वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ जो क्रॉस आता है वो क्या आता है, 0। ठीक है, अब ये जो 7th वाला है ये एक बार देख लो, इसमें 2 का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो तीसरा वेक्टर कैसे मिल रहा है, क्योंकि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, आई है, जे है और के है। आप अगर ऐसे चल रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे लेते हो आप तो आपको के मिलेगा, ये याद रखने के लिए इजी होगा आपको। ठीक है, जे क्रॉस के लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ओके, और के क्रॉस आई लेते हो तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। बट ये चीजें कब मिलेंगी, जब आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो, तो आपको सारे आंसर कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, जे का क्रॉस ले रहे हो आई के साथ तो क्या मिलेगा आपको, माइनस के। आई का क्रॉस ले रहे हो के के साथ, ये है आई का क्रॉस लिया आपने के साथ तो क्या मिला आपको, माइनस जे। ठीक है, और के का क्रॉस लोगे जे के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस आई। मिलना कोई 2 वेक्टर का जब आप क्रॉस ले रहे हो तो मिलेगा आपको रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर ही, बट जो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो ये मैटर करेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि इनके साइन पॉजिटिव कब होंगे और नेगेटिव कब होंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम, उसमें 3 सब प्रॉपर्टीज हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी हमें कुछ सब पार्ट करने हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी 6, 7 किया, उसके पहले जो 4, 5 किया, सो प्रॉपर्टी नंबर 4 से लेके अभी जो कंटिन्यू चल रही है 9 प्रॉपर्टीज तक, तो ये 5 प्रॉपर्टीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जो बहुत रोल प्ले करती है इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, सो 8 प्रॉपर्टी नंबर देखो कैसे, इसमें 3 पार्ट दिए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल का नेम थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से इसको ABC कर देते हैं, ABC। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सेकंड ट्राइंगल में देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर वही कंसेप्ट है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, लेकिन उसके 3 अलग अलग उसके फॉर्मूलाज है, जिसकी हेल्प से हम समटाइम्स क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, इफ ए बी एंड सी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये है ट्राइंगल एबीसी और इनके पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो 3 फॉर्मूले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काउंट किए जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, बिकॉज इनकी हेल्प से क्या हो जाता है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन है जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का पार्ट रहता है, वो वाले क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट से इजीली वो क्वेश्चन क्या होते हैं, हमसे अटेम्प्ट हो जाते हैं। अब जो बचा है इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9, उसमें है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम लोग देख लेते हैं कि कितने फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से टाइप के उसके फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जो लास्ट प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या है ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में देखो 3 फॉर्मूलाज है, तीनों थोड़ा स्लाइटली डिफर करते हैं एक दूसरे से। पहला फॉर्मूला देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड OA एंड OB। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये एडजेसेंट साइड OA है और ये OB है। इसका एरिया क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, अगर वेक्टर A और वेक्टर B डायगोनल हो किसके, पैरेललोग्राम के, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और लास्ट में अगर बोल रहा है AC और BD आर द डायगोनल्स ऑफ अ
क्वाड्रिलेटरल, कॉर्ड किसके लिए लिखा है हमने यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, then its area is 1/2 into magnitude of AC क्रॉस BD, ठीक है। तो ये है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे भी AC मतलब डायगोनल है और BD मतलब डायगोनल है, ठीक है। सो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें एक एडजेसेंट साइड के ऊपर का एरिया फाइंड करते हैं हम, एक डायगोनल का एरिया फाइंड करते हैं, और जब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। बच्चों का जो कंफ्यूजन आ जाता है, ये जो मिस्टेक कर देते हो एग्जाम में, वो ये करते हैं कि एडजेसेंट साइड से फॉर्मूला यूज करना रहता है और वो डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 फैक्टर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो इस कंफ्यूजन से हमें दूर रहना है। जब एडजेसेंट साइड का कंसेप्ट यूज करने बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करे, जब डायगोनल का कंसेप्ट यूज करने बोला है तो ये फॉर्मूला यूज करे, और क्वाड्रिलेटरल के केस में वो तो पूरा सेपरेट फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर कि कुछ हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के इस पे से हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको क्वेश्चंस पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर A is equal to I cap minus 7j cap plus 7k cap and B वेक्टर B is equal to 3I cap minus 2j cap plus 2k cap, ठीक है। सो दो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद से जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी वो क्वेश्चन में कहीं हम लोग यूज करेंगे, ऐसा तो फॉर श्योर होने वाला है ही। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कंसेप्ट था उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है, और ये क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने जो फॉर्मूला लिखे थे वो क्या था, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर है, A है और B है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B का क्रॉस फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग हियर वेक्टर A क्या है, I कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप एंड B इज इक्वल टू 3I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर दोनों वेक्टर का क्रॉस फाइंड करेंगे इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला पता है हमें, फर्स्ट रो में आता है I कैप J कैप K कैप, सेकंड रो में आएंगे वेक्टर A के कोएफिशिएंट्स, तो 1 माइनस 7 7, और थर्ड रो में आएंगे B के कंपोनेंट्स, तो ये 3 है और ये -2 है और ये 2 है, तो यहाँ आएगा 3 -2 और ये 2, ऐसे लिखा हमने। अब इसको जस्ट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो ये I कैप एज इट इज, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को इग्नोर करो, 7 2 14 मीन्स -14, तो बीच में आता है माइनस, 7 2 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14, ओके। देन माइनस J कैप, अब क्या करोगे, ब्रैकेट, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, 2 1 2 माइनस 7 3 21, तो यहाँ आ गया 21, प्लस K कैप, तो K कैप जब ले रहे हो तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करो, तो यहाँ आ जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 21, ओके। सो ये क्या हो गया, I कैप इंटू 0 माइनस -21 प्लस 2 -19, तो ये हो जाएगा प्लस 19J, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 19K, ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से लिखे तो ये हो गया 19J प्लस 19K कैप, तो ये A क्रॉस B आया, बट हमें क्या करना है, इसका मॉड भी चाहिए, तो लिखेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, क्या होता है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ये 19 स्क्वायर, सो 19 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 19 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा √2, ओके। अब इसके साथ क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 भी रहता है, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये कितना फाइंड किया हमने 19√2 इज इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19/√2 और यूनिट क्या लिख देंगे हम, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो वेक्टर अगर हमें गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों जो वेक्टर है उनसे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये क्या है 19/√2 है। ठीक है, इसको अगर अच्छे से लिखना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसकी हेल्प से वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, किसका एरिया फाइंड करना है, पैरेललोग्राम का, whose adjacent sides are determined by the vectors vector A and vector B। सो पैरेललोग्राम की एरिया के भी हमारे पास 3 फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एडजेसेंट साइड्स गिवन होते हैं वो वाला। तो एडजेसेंट साइड्स जब गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का पहले क्रॉस फाइंड करना है डिटरमिनेंट वाले फॉर्मूले से, देन हम उसका मॉड ले लेंगे। तो जो मॉड आएगा वो मॉड रहेगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है, सो वेक्टर ए कितना है यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम, यहाँ पे ए है i - j + 3k। ठीक है, हम कैप नहीं बोले तो अंडरस्टूड है कि उस पे कैप लगाना है, यूनिट वेक्टर है 2i - 7j + k। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हम उस पे कैप बार बार नहीं बोलते। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट रो में आ जाएगा ijk, सेकेंड रो में ए के कॉम्पोनेंट्स 1 - 1 3 और थर्ड रो में बी के कॉम्पोनेंट्स 2 - 7 1। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए आई एज इट इज, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को इग्नोर करो, -1 + 21। ओके, देन -j, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को इग्नोर करो, 1 - 6, देन प्लस के करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, -7 + 2। सो दिस विल बी 20i -5j -7 + 2 कितना हो जाएगा, -5k। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, √20² + 5 क्या हो जाएगा, 5² और यहाँ पे -5 का स्क्वायर। तो ये सारी क्वांटिटीज को क्या करो, स्क्वायर ले लो इसका, तो 20² कितना हो जाता है, 400 + 25 + 25, तो ये हो गया 450। ठीक है, 450 को आप कैसा लिख सकते हो, 225 × 2, और ये 225 × 2 कैन बी रिटन एज 15√2, बिकॉज जो 225 है ये क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, 15 का, और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा कि अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन हो इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो आप उसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यूज करके कैसे उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसके ऊपर अप्लाई करा हमने, और इससे देखा कि थ्योरी अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही था। ठीक है, सो 3D में हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो भी क्वेश्चन है और उसकी जो भी थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपकी ये जो वीडियोस हम दे रहे हैं आपको, इसमें देखो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी बातें जो है वीडियो को लंबा करने के लिए, जबरदस्ती टाइम बच्चों का वेस्ट करने के लिए उसमें नहीं रखी जाती। इसमें सिर्फ वही चीजें हैं जो आपकी टू द पॉइंट है, उतना ही कंटेंट है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये जो कंटेंट है ये आपके 12th बोर्ड स्टेट हो या सीबीएसई उसमें यूज हो जाएगा। सीबीएसई में तो मेनली यूज हो जाएगा,
और जो आपके मेंस और एडवांस है वो वाले जो एग्जाम देने वाले हो आप जेई के, उसमें भी ये कंटेंट इक्विवेलेंटली यूज आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पूरा अच्छे से आप लोग देख लो। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।